हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सो दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को कहा था कि बिल्कुल सीक्वेंस में लेक्चर प्लेसेस किए जाएंगे। 2 लेक्चर वेक्टर के प्लेस हो चुके हैं, एक लेक्चर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लाइट चैप्टर का प्लेस हो चुका है, और आज एक लेक्चर 12th क्लास के बच्चों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का प्लेस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में, रेजिस्टेंसेस के बारे में, और किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे निर्भर करता है, एंड इन द लास्ट ओम्स लॉ, जो आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बोला था कि चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए, ताकि जैसे जैसे मैं अपडेट्स करूं आप लोगों को मिलता रहे। और एक चीज मैंने आप लोगों को और बोली थी कि बिल्कुल सीक्वेंस में लेक्चर को प्लेस किया जाएगा, तो आप पूरा पूरा चैप्टर भी मेरे चैनल से कवर कर सकते हैं। कहीं भी अगर आपको डाउट्स आए तो आप लोग कमेंट में डालें, मैं आप लोगों को तुरंत रिप्लाई करूंगा एज आई सेड टू यू। सो अच्छा, एक बात और, जैसे लेक्चर तो बहुत आराम से प्लेस होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को पूरा का पूरा कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आप चेक कर सकते हैं, और भी कुछ वीडियो के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेक कर सकते हैं। और मुझे आप पर्सनली फोन करके पूरे इंडिया में आप लोग कहीं भी हो तो इस कोर्स की डिटेल ले सकते हैं, एंड यू कैन ज्वाइन माय लाइव ऑनलाइन क्लासेस आल्सो। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर 12th क्लास आईआईटी एंड नीट स्टूडेंट्स। चलिए, इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर है, और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। तो क्या इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट है? नो, इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते, जैसे मान लीजिए कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर गए, तो क्या अब इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट है? डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन देनी है राइट में, तो मेरे को क्या करना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना होगा लेफ्ट में, और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस से क्रिएट होता है, तो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा कंडक्टर के अराउंड। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस मैं एक सेल लगा के क्रिएट करूंगा ऐसे। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चले जाएंगे, और इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। सो we have to talk about electric current in this chapter। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है, ये सारा मैं हटा रहा हूं, ये सारा मैं हटा रहा हूं, ये सारा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे? लेट मी चेक, लेट मी चेक। The very first point out here is that flow of charges in a particular direction form electric
करंट। ये सबसे पहला पॉइंट है, यहां लिख लो। अगला पॉइंट क्या है? दो प्रकार का होता है इलेक्ट्रिक करंट, और यहां से फॉर्मूला भी पता लगेगा। अगला पॉइंट कि अगर आप Q है चार्ज, अगर आप फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज अपॉन फाइनल टाइम, या मैं ऐसे लिखता हूं अपॉन टाइम या टोटल टाइम, अगर ऐसे लिखूं तो जो करंट बनता है वो होता है एवरेज करंट। जैसे एवरेज वेलोसिटी होती है फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, या मैं कहूं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो जैसे एवरेज वेलोसिटी होती है, सिर्फ 1 मिनट रुकना, और इसी तरह से अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं यानी कि dq बाय dt करूं, तो वो होता है इंस्टेंटेनियस करंट, INS पूरा लिख लेना, इंस्टेंटेनियस एट, पूरा लिख लेना, पर्टिकुलर इंस्टेंट, जिसको निकालने के लिए क्या किया जाता है? डिफरेंशिएशन। पूरा लिख लेना, डिफरेंशिएशन पूरा लिख लेना। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की टाइप्स हो गई। अब यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजें चेक करते हैं। पॉइंट अच्छे से देखना। मान लो मेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल शेप का। सवाल ये आता है कि सिलेंड्रिकल शेप का ही क्यों? तो 1 मिनट देना, अभी बताता हूं। कैमरा ऑन करने दो 1 मिनट। सिलेंड्रिकल शेप का ही क्यों सर, कोई और शेप क्यों नहीं? तो जनरली हम लोग कंडक्टिंग वायर्स लेते हैं, जैसे ये है, देखो जैसे ये है। तो क्या ये सिलेंड्रिकल फॉर्म की है? चैट बॉक्स में बताना, क्या ये सिलेंड्रिकल फॉर्म की है? ये वायर, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म की है क्या? तो ये वाला कारण होता है, ठीक है ना, ये वाला कारण होता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, और उस सिलेंड्रिकल कंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रही हैं। ये सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। और ये मैंने क्या लिया है, प्लीज इसको लिखिए, सिलेंड्रिकल, प्लीज लिखिए इसे कंडक्टर, पूरा लिख लेना कंडक्टर। पॉइंट है, हैशटैग लगा के लिख रहा हूं मैं। तो जब इनकी एवरेज स्पीड को मेजर किया गया, एवरेज स्पीड, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज स्पीड, तो वो ये पाया गया कि इनिशियल एवरेज वेलोसिटी इन सभी की 0 निकल के आई। इनिशियल इसलिए क्योंकि ये मैं t बराबर 0 पे ले रहा हूं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों पाया गया? क्योंकि मान लो दो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई, तो उनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। और कई सारे इलेक्ट्रॉन्स है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से न्यूट्रलाइज हो जाती है, और ऑन एन एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है? 0। ऑन एन एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है? 0।
अब आगे देखते हैं क्या कुछ है। पॉइंट अच्छे से देखना जो बता रहा हूं मैं। फिर से मैं यहां पे इसी सिलेंड्रिकल कंडक्टर को बनाऊंगा। पॉइंट अच्छे से देखना। और अब मैंने क्या किया है, लेट मी टेल यू। जैसे जैसे बना रहा हूं बनाते जाओ, जैसे जैसे बना रहा हूं। तो सेल की वजह से क्या होगा, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और इस सिचुएशन को मैंने डिफाइन किया है टी सेकंड्स पे। तो इस सिचुएशन को मैंने डिफाइन किया है टी सेकंड्स पे। तो टी सेकंड पे इनकी वेलोसिटी होगी फाइनल, और मैं डिफाइन कर रहा हूं एवरेज। सवाल यह है कि अब जीरो होगी, बिल्कुल भी नहीं। अब फाइनल एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। तो कितनी होगी वो भी जरा देख लेते हैं। सबसे पहले चार्ज को अगर मैं फील्ड से मल्टीप्लाई कर दूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स मिलती है। इलेक्ट्रिक फोर्स होती है मास इलेक्ट्रॉन का इनटू एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन की। तो यहां से मुझे इलेक्ट्रॉन की एक्सीलरेशन मिल गई, बराबर होगी इतनी। चेक करें, इतनी होगी। U प्लस AT लगाऊंगा और मैं लिखूंगा फाइनल एवरेज वेलोसिटी इनिशियल थी जीरो, एक्सीलरेशन है इतनी, और जो टाइम है ना वो टॉर्क वाला सिंबल लिया जाता है, टॉर्क वाला। ये जो टॉर्क वाला सिंबल है ये वाला, ये बेसिकली टाइम है। कौन सा टाइम है अभी बताऊंगा मैं। सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन निकाला है फाइनल एवरेज वेलोसिटी का, इसको बोला जाता है इस चैप्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होती है ये अभी लिखता हूं, पहले यहां तक नोट करो, पहले यहां तक नोट करो। दो बातें लिखनी है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी और दूसरा टाउ। तो एक बार जरा देखते हैं, अगला पॉइंट लिख रहा हूं मैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे फाइनल एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हो, ड्रिफ्ट के लिए डी लगाया जाता है, इज द वेलोसिटी, वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट। एक बात। अगली बात जरा देखना अच्छे से।
वो ये है कि ये जो टाउ होता है इसको बोला जाता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब ये क्या होता है? ये होता है टाइम बिटवीन सक्सेसिव collisions of electrons, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा, successive collisions of electrons in the absence of, नोट करें यहां तक। भाई जब सेल नहीं थी तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रैंडम था। जब सेल नहीं थी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रैंडम था। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से कोलाइड करेगा? चैट बॉक्स में बताना। रैंडम मोशन में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से कोलाइड करेगा क्या? रैंडम मोशन में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से कोलाइड करेगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे के साथ कोलाइड करने का जो टाइम होता है, थोड़ा एक बार मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूं, 1 मिनट, कुछ नोट करना है तो नोट कर लो। ये लो, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे के साथ कोलाइड करने का जो समय होता है सेल की एब्सेंस में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे के साथ कोलाइड करने में सेल की एब्सेंस में जो टाइम होता है, सेल की एब्सेंस में जो टाइम होता है, और इसका सिंबल होता है टॉर्क वाला। यह सब बच्चों को ध्यान रखना है, टॉर्क वाला टाउ, इसका सिंबल होता है टॉर्क वाला टाउ। थोड़ा यहां आगे बढ़ेंगे, इसे मैं एक बार हटा दूं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहां थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब जो अगला पॉइंट है यहां पे, उसे एक बार अच्छे से देखना, अगले पॉइंट को जरा अच्छे से देखना उसे। मेरे पास कोई भी सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इस पॉइंट को अच्छे से देखना। और उसे मैं एक सेल से कनेक्ट कर दे रहा हूं। यश टाउ वाला सिंबल होता है टॉर्क वाला, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का। एक सेल से मैं उसे कनेक्ट कर दे रहा हूं, लाइक दिस। बना लो, लाइक दिस बना लो। अब यहां पे पॉइंट क्या है, थोड़ा उसे समझते हैं। व्हाट इज द पॉइंट? मान लीजिए इसका जो ये सर्कल है, इस सर्कल का एरिया है एस और सिलेंडर की लेंथ है एल। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एस होता है इसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, जिसके बारे में 11th में आप लोगों ने पढ़ लिया है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं क्या होता है। जैसे ये लेंथ है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उसकी
परपेंडिकुलर डायरेक्शन का एरिया यानी कि वाई जेड प्लेन में, वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। वो एरिया जो लेंथ के परपेंडिकुलर हुआ करता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक टर्म यहां पे हम डिफाइन करते हैं और वो टर्म हुआ करती है स्मॉल एन। स्मॉल एन, इस स्मॉल एन को बोला करते हैं नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी, और ये हुआ करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे इस टर्म को हम डिफाइन करेंगे। अब आगे क्या है थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए इस सिलेंडर का मैंने ये छोटा सा वॉल्यूम ले लिया, स्मॉल। इसे मैं एक बार हटा रहा हूं। ये जो स्मॉल वॉल्यूम मैंने लिया है, इसकी लेंथ मान लीजिए इतनी है, और एरिया तो सेम ही रहेगा, क्रॉस सेक्शनल वाला, है ना। अब मैं ये मान लेता हूं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई इसका वॉल्यूम कितना हुआ। तो सबसे पहले इसका स्मॉल वॉल्यूम देख लेते हैं एक बार। इसका स्मॉल वॉल्यूम बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, एरिया इंटू लेंथ। चेक कर लो। मैंने मान लिया एन ई, मैं ऐसे लिखता हूं, हैविंग एन ई इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने मान लिया। चेक करना। तो अब मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या लिख सकता हूं, चेक करना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको मैं लिख सकता हूं नंबर डेंसिटी इनटू स्मॉल वॉल्यूम। चेक कर लेना। जो स्मॉल एन इनटू ये निकल आए, जिसका वैल्यू मैंने माना है एन ई। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, एक मिनट, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना, तो एन ई पे इतना। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो अगर मैं चार्ज की बात करूं, अच्छे से देखना, अगर मैं चार्ज की बात करता हूं, स्मॉल चार्ज, तो उसे मैं लिखूंगा एन ई इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ये बन जाएगा स्मॉल एन इंटू एस इंटू ई इंटू, एक मिनट अभी लिखता हूं, स्मॉल एन एस ई इंटू ये। जरूर लिखना इन स्मॉल वॉल्यूम। कितना, इतना, ये जरूर लिखना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट और देखो, फिगर से समझाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड सेल का इस डायरेक्शन में होगा। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे है, तो डी एक्स लेंथ में जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाएगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगी वो इतनी ही होगी। पूरा लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट एक कोने से लेके
दूसरे कोने तक dx डिस्प्लेसमेंट होगी, आराम से चेक कर लो, आराम से। तो यहां पे जो मैं इलेक्ट्रिक करंट लिखूंगा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसे मैं लिखूंगा dq बाय dt। सर ये तो इंस्टेंटेनियस करंट होता है। इस चैप्टर में कहीं पे भी अगर अपन करंट की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस ही होगा। एवरेज करंट इस चैप्टर में कभी भी नहीं लेते, ठीक है। तो चलिए, तो सब कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, एन एस ई, और dx का डिफरेंशिएशन होगा dx बाय dt। चेक कर लो। और इस dx बाय dt को लिखा जाएगा वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, आराम से चेक करो। तो यहां से जो करंट बना वो बना एन एस ई इंटू इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर एन एस ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास। आराम से चेक करो, आराम से। तो जो करंट निकल के आया यहां पे, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। मैंने ये लाइन के दूसरी तरफ लिखा है, जरा चेक कर लेते हैं। तो वो करंट यहां से निकल के आया स्मॉल एन एस ई स्क्वायर, आगे देखते हैं, कैपिटल ई टाउ अपॉन इतना। तो एक पैरामीटर तो सबसे पहले ये निकाल लिया, इलेक्ट्रिक करंट, आराम से चेक कर लेना। और एक पैरामीटर अभी ऊपर भी निकाला है। अगर हम नंबर्स देंगे तो हम ज्यादा समझेंगे। एक पैरामीटर ये निकाला था, चार्ज, ठीक है। और एक पैरामीटर ऊपर भी निकाल चुके हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ये हो गया थर्ड। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चेक करना, चेक करना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इस कंडक्टर की पूरी लेंथ तो ये थी, इतनी थी। तो अगर मैं लाइन इंटेग्रल लगाऊं और अगर मैं सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V मान लूं, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ये लिख सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। आराम से चेक करो, क्या मैंने सही लिखा। तो मैंने लगाया है लाइन इंटेग्रल और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट है, थोड़ा सा अगर उस पे और काम करें तो एम एस स्क्वायर टाउ बाय ये सारा एज इट इज, और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। चेक करो आराम से। सो फ्रॉम हियर जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो होगा एम ई एल अपॉन एन एस ई स्क्वायर टाउ इनटू इलेक्ट्रिक करंट। और ये वो इक्वेशन बन गई जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ते थे। मैं इसे बराबर लिखूंगा आई आर। जहां पे अगर मैं कंपेयर करूं तो ये है मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू। चेक कर लो, आराम से चेक कर लो, ये है। तो आर है क्या यहां पे, आर है
रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू मैंने एरो लगा के लिख दी है, चेक कर लो। अब सवाल यह है कि ये रेजिस्टेंस है क्या, उसके लिए मेरे को कैमरा ऑन करना पड़ेगा सिखाने के लिए। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, रजिस्ट करना, तो ये किसे रजिस्ट करता है? इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट बनता है चार्ज पार्टिकल के फ्लो की वजह से। जब चार्ज पार्टिकल पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करें तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल के मोशन को अपोज करना। तो अब सवाल ये है कि हमें ये आइडिया कहां से लगा कि हर एक कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो सुनो मेरी बात, वी पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, ठीक है बेटा, सुनो मेरी बात। तो जब मैंने इस कंडक्टर को एक मिनट सेल से कनेक्ट नहीं किया था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे। कीपैड पे अपना हाथ रखना, जब ऐसा होगा तो क्या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराएगा? और क्या ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर की वॉल से भी टकराएंगे? क्या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराएगा? और क्या ये कंडक्टर की वॉल से भी टकराएंगे? तो हर एक कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी रिड्यूस होगी। वेलोसिटी का यही रिडक्शन इन द एब्सेंस ऑफ सेल मॉलिक्यूलर लेवल पे हमें एक आइडिया देता है कि इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। मतलब इस कंडक्टर में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिक करंट को, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को अपोज कर रही है। और वो कौन सी चीज है? एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे के साथ कोलाइड होना और इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर की वॉल के साथ भी कोलाइड होना हमें ये आइडिया देती है देयर इज समथिंग। एक मिनट, नोटपैड को दोबारा ओपन करता हूं। हमें ये आइडिया देती है देयर इज समथिंग जो सेल की एब्सेंस में इलेक्ट्रॉन के मोशन को रजिस्ट कर रहा है, हेंस कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर इसे मेरे को लिखना हो, मैं ये सारा हटा रहा हूं, अगर मेरे को मॉलिक्यूलर लेवल पे ये लिखना हो तो मैं कहूंगा व्हेन वन इलेक्ट्रॉन strikes with another electron and wall of conductor, velocity of electrons reduce, hence conductor providing a resistance to electrons in the absence। मैं चाहूंगा इसे नोट करें, प्लीज इसे नोट करें। मैं चाहूंगा इसे नोट करें प्लीज। तो यहां से हमें आइडिया लगा कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, या कंडक्टर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अगर मैं उसकी वैल्यू देखूं तो ये मैंने यहां पे लिखी हुई है, आराम से चेक कर लो। पर अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो काफी कुछ बताना है। अगर मैं इस वैल्यू को गौर से देखूं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के। क्या मैं सही बोल रहा हूं? थोड़ा सा दिमाग में सोचना है, सुनो मेरी बात, थोड़ा सा दिमाग में सोचना है।
थोड़ा सा दिमाग में सोचना है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा? थोड़ा दिमाग में सोचना है, थिंक ओवर इट। और मैं आपको बताता हूं, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जल्दी कोलाइड करेगा, सुनना होगा और समझना होगा। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से जल्दी कोलाइड करेगा, हाँ के ना? एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से जल्दी कोलाइड करेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सिर्फ 1 मिनट रुकना। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से जल्दी कोलाइड करेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से जल्दी कोलाइड करेगा तो ये रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, एम आई राइट? और अगर ऐसा होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। सारी की सारी मॉलिक्यूलर थ्योरी मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो घटेगा, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये है सुनो मेरी बात, थ्योरी तो सारी नोट्स में लिखी होगी, कंक्लूजन देखते हैं क्या है। ये सारा एक बार मेरे को हटाने दो, ये सारा मेरे को एक बार हटाने दो। कंक्लूजन देखते हैं एक बार क्या है कंक्लूजन। तो कैमरा एक बार बंद करने दो। चलिए, कंक्लूजन ये है कि अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो I के तो उसे बोला जाता है ओम्स लॉ। प्रोपोर्शनैलिटी होती है रेजिस्टेंस। प्लीज मेरे को लिखने दो, प्रोपोर, ऐसे क्यों लिखा मैंने? प्रोपोर्शनैलिटी होती है रेजिस्टेंस, जो कांस्टेंट सिर्फ तभी होता है व्हेन टेम्परेचर, पूरा लिख लेना, कांस्टेंट। तो V और I सिर्फ तभी प्रोपोर्शनल होंगे जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। एक बात तो हो गई ये। तो इसका मतलब ये है, अगला पॉइंट अगर मैं देखूं तो, अगला पॉइंट अगर मैं देखूं तो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली। ये दूसरी बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई। अगली बात क्या है? मॉलिक्यूलर थ्योरी तो नोट्स में लिखी होगी। अगली बात क्या है? तीसरी बात, कि जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, हमने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा टेम्परेचर के। अभी यही एक्सप्लेन किया था मैंने। तो जो रेजिस्टेंस है, जो टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर अप, रेजिस्टेंस अप, इस तरह से। तो ये जो वेरिएशन होता है टेम्परेचर के साथ, ये होता है R बराबर R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जो लीनियर एक्सपेंशन के फॉर्मूले 11th में पढ़े जाते थे, वही फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस वाला। इसे याद रखना है, इसे याद रखना है। फटाफट से लिख लो, R नोट है इनिशियल रेजिस्टेंस,
प्लीज फटाफट से लिख लो। डेल्टा टी है चेंज ऑफ टेम्परेचर और अल्फा है कोफिशिएंट, या मैं ऐसे लिखता हूं सिर्फ अल्फा क्या है यहां पे कांस्टेंट, ऐसे लिखो। अल्फा है कांस्टेंट, ऐसे लिखो। नोट कर लो, थोड़ा आगे बढ़ेंगे यहां पे, नोट कर लो। और सुनो मेरी बात, ये तो 10th में पढ़ा होगा कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो अफेक्टिव निकालने में डायरेक्ट ऐड होते हैं। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, देख लेना क्या है। तो ये दो सिलेंड्रिकल कंडक्टर सीरीज में लगा दिए, आराम से चेक करना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो पहले का रेजिस्टेंस मान लो आर, लीनियर एक्सपेंशन मान लो अल्फा, दूसरे का मान लो 2r और लीनियर एक्सपेंशन भी 2 अल्फा, और दोनों को सीरीज में लगा दिया एज शोन इन फिगर। और करना क्या है, फाइंड अफेक्टिव अल्फा ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। कोशिश करो एक बार, सॉल्व करना शुरू कर दो। सीरीज कॉम्बिनेशन का अल्फा निकालना। ये इनिशियल रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, इनिशियल, ये भी 5 अल्फा भी चेक करते। और बताओ क्या आंसर बना, 3 अल्फा। इसे मैं एक बार हटा रहा हूं और जरा देख लेते हैं। देखो जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा, अच्छे से देखना, वो होगा R 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और देखो सीरीज है तो सीधा ऐड होगा ना, 2R 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। सीरीज है तो सीधा ऐड होगा, चेक करो, चेक करो आराम से। अब इसे अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं, देन आई कैन श्योरली राइट, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, अच्छे से देखना। मैं इसे लिखूंगा R प्लस R अल्फा डेल्टा टी प्लस 2R प्लस 4R अल्फा डेल्टा टी। तो फर्दर इसे मैं क्या लिख सकता हूं, फर्दर इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 3R प्लस 5R अल्फा डेल्टा टी। चेक कर लेना आराम से, चेक कर लेना। अगर मैं आर अफेक्टिव इनिशियल देखूं, आर अफेक्टिव इनिशियल,
तो वो है 5R, आराम से चेक करो। सॉरी 3R, वो है 3R, क्योंकि वो है R प्लस 2R। तो ये है इनिशियल R इफेक्टिव, आराम से चेक करो। तो अब यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने इसे 3R से कर दिया मल्टीप्लाई, तो डिवाइड भी करूंगा, और अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 3R बाई 3R 1 प्लस 5 अल्फा बाय 3 इंटू डेल्टा टी। आराम से चेक कर लेना, आराम से। सवाल ये है कि मैंने ये क्या निकाला है, मैंने ये निकाला है आर अफेक्टिव फाइनल, जिसे मैं लिख सकता हूं, एक बार इसे मैं हटा रहा हूं, थोड़ा ना इस क्वेश्चन में मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको मेरी बात ज्यादा समझ में आए, जिसे मैं लिख सकता हूं आर अफेक्टिव इनिशियल 1 प्लस अल्फा अफेक्टिव डेल्टा टी। चेक कर लेना, इनिशियल आर इफेक्टिव ये है 1 प्लस अल्फा अफेक्टिव डेल्टा टी। जो फॉर्मूला अभी बताया था टेम्परेचर वाला, वही मैंने लगाया है यहां पे। अब एक ये और ये दूसरा सॉल्व करके निकाला जाएगा अल्फा इफेक्टिव। ये 3R का फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, आराम से चेक कर लो, आराम से। आंसर मैं अभी लिखूंगा, इसका आंसर निकाल लोगे क्या? बनेगा ये बराबर इतना, चेक कर लो, इतना चेक कर लो, आराम से चेक कर लो। 5 अल्फा बाई 3 आएगा देव, आर नहीं आएगा। चेक कर लो, और तब तक अगला क्वेश्चन देखने दो मेरे को। जस्ट अ सेकंड प्लीज, जस्ट अ सेकंड। तो चलिए, अगला क्वेश्चन मिल गया है, जरा एक बार देखते हैं। देखो, अभी ऊपर मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी, इसको जरा चेक करो, इसको जरा चेक करो, आराम से चेक करो। मैं इस वैल्यू को दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि अभी इसका यूज करना है। हैशटैग लगा के लिखना है सभी को। जो रेजिस्टेंस निकाला गया था एम ई इंटू, एक बार देखने देना जरा, एम ई एल, और पूरे के नीचे था एन एस ई स्क्वायर इंटू टाउ। चेक करना, इसको मैंने अलग ढंग से कैसे लिखा, एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ अलग, और एल अपॉन एस अलग। तो ये वाला जो फैक्टर हुआ करता है ब्रैकेट वाला, इसको हम लिखा करते हैं रो डेंसिटी वाला सिंबल, और होता है ये यहां रजिस्टिविटी। अभी आऊंगा इस पे मैं। तो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है वो होता है रो एल अपॉन ये जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, ये सब बच्चों को याद रखना है, सब बच्चों को। जब भी रजिस्टिविटी गिवन होगी तो ये लगाएंगे। तो आगे ये भी लिखो, रिमेंबर इन
टर्म ऑफ रजिस्टिविटी। तो जब भी रजिस्टिविटी होगी इसे लगाएंगे, जब भी। अब ये रजिस्टिविटी है क्या, सवाल ये है। देखो, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का होता है, तो रजिस्टिविटी भी किसी भी कंडक्टर की होगी। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर उसकी रजिस्टिविटी एक्सप्लेन की जाती है। मेरे को एक बार कैमरा ऑन करने दो प्लीज, जरूरी है। सो लाइक रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर। कॉपर का रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा। जैसे अलग अलग सब्सटेंसेस की डेंसिटी अलग होती है, वैसे ही रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। एक बात। दूसरी बात, रजिस्टिविटी ये एक्सप्लेन करती है कि कोई भी कंडक्टर कितनी एक्सटेंट तक करंट के फ्लो को रजिस्ट कर रहा है, ये दूसरी बात है यहां पे, ठीक है ना। तो दो बातें रजिस्टिविटी के बारे में क्या है, लेट मी टेल यू दो बातें। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है, रजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ। प्लीज इसे नोट करें क्योंकि मैं रब करूंगा इसके बाद। और दूसरी बात यह है, रजिस्टिविटी एक्सप्लेन the extent up to which conductor resisting, मैं इसे दोबारा लिखता हूं, resisting इलेक्ट्रिक करंट। प्लीज नोट करिए क्योंकि मैं इसे रब करूंगा, प्लीज नोट करिए क्योंकि मैं रब करूंगा इसे। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको ये बताया है, ये बताया है, तो ये तो अपने को गिवन होगी क्योंकि इसी से ही पता लगेगा, रो एल अपॉन एस लगाना है। ये अपने को पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये एल कैसे याद रखोगे, कैसे यूज करूं मैं इस एल को क्वेश्चंस में। तो मैं इस एल को क्वेश्चंस में ऐसे यूज करूंगा कि देखो, ये था मेरा सिलेंड्रिकल कंडक्टर, मैंने सेल ऐसे लगाई थी, ये थी कंडक्टर की पूरी लेंथ। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन एक एंड पे है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरे एंड की तरफ ऐसे बढ़ेगा। तो एल क्या है, एल। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में आया तो इलेक्ट्रिक करंट राइट में जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो ये एल कैसे याद रखोगे, क्वेश्चंस में मैं ये एल कैसे अप्लाई करूं, एक एंड से दूसरे एंड के बीच में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जितनी लेंथ में फ्लो हुआ वो ये है, इलेक्ट्रिक करंट जितनी लेंथ में फ्लो हुआ वो ये है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सुनो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उसके बिना ना थोड़ी सी आप दिक्कत महसूस कर सकते हो फॉर्मूला लगाने में, और अगर मैं उदाहरण दे दूंगा तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। मैं आपको ना कुछ उदाहरण देता हूं, सुनो मेरी बात, सुनो। जैसे मान लीजिए ये एक क्यूबॉइड है, ये एक क्यूबॉइड है। मैं ये मान रहा हूं कि रजिस्टिविटी के पॉइंट्स आप लोगों ने लिख लिए हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूं कि मैंने सेल ऐसे लगा दी इन दो वाई जेड प्लेन्स के अक्रॉस, तो क्या करंट एक वाई जेड प्लेन से दूसरे वाई जेड प्लेन की तरफ, तो फिर मैं ये वाली लेंथ लेता एक्स एक्सिस वाली, मेरा पॉइंट ये है, फिर मैं ये वाली लेंथ लेता एक्स एक्सिस वाली। अब सुनो मेरी बात, एक बार मेरे को स्क्रीन हटाने दो प्लीज, ये सारे क्वेश्चंस में दूंगा, अभी नोट मत करना। जैसे मान लो ये है मेरा क्यूबॉइड, ये रहा, मैंने इस वाई जेड प्लेन और इस वाई जेड प्लेन के अक्रॉस सेल लगाई, तो इन दोनों के बीच में करंट का फ्लो हुआ, इन दोनों के बीच में।
तो मैंने लेंथ एक्स एक्सिस वाली ली मेरे फॉर्मूले में, एक्स एक्सिस वाली। अब मान लो मेरी जो सेल है वो इस एक्स जेड और इस एक्स जेड प्लेन के बीच में लगी है, इस एक्स जेड और इस एक्स जेड प्लेन के बीच में। तो अब मैं लेंथ कौन सी लेता बताना चैट बॉक्स में। अब मैं लेंथ कौन सी लेता, अब मैं लेंथ कौन सी लेता, इस एक्स जेड और इस एक्स जेड के अक्रॉस लगी है सेल। अब लेंथ कौन सी लेता, सॉरी एक्स वाई बोल रहा हूं, आई एम सॉरी, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई। तो अब मैं लेंथ कौन सी लेता, ये जेड एक्सिस वाली लेता कि नहीं। और अगर मेरी सेल इस एक्स जेड और इस एक्स जेड के बीच में लगी होती तो, अगर मेरी सेल इस एक्स जेड और इस एक्स जेड के बीच में लगी होती तो बताना, ये एक्स जेड और ये एक्स जेड, बताना वाई वाली लेता कि नहीं, वाई वाली लेता कि नहीं लेता। कुछ उदाहरण और भी है, अभी तो रुको, अभी रुको, कुछ उदाहरण और भी है मेरे पास, चेक करना। बिना एग्जाम्पल्स के तो बात बनेगी नहीं ना, तो चेक करना, कुछ एग्जाम्पल्स और भी है मेरे पास। कैमरा तो मैं ऑन रखूंगा ही, सिखाने वाली बात है। मान लीजिए मेरे पास ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स है और मैंने आपको कहा कि इनके बीच में मैंने कोई कंडक्टिंग मीडियम फिल कर दिया जिसकी रेजिस्टिविटी है रो। और मैं आपको कहता हूं कि भाई इसका रेजिस्टेंस बताओ, मैं आपको कहता हूं कि इसका रेजिस्टेंस बताओ। तो सबसे पहले तो आप इंटीग्रेशन करोगे, कारण मैंने अपनी सेल को ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ऐसे। तो ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। तो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ करंट का फ्लो ऐसे होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं, थोड़ा सीख लो, एक आधा क्वेश्चन कम डिस्कस हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम। तो जब करंट का फ्लो ऐसे होगा तो इसके अलोंग इसके अलोंग जब मैं मेरी लेंथ लूंगा, तो मान लीजिए मैंने एक ये शेल कंसीडर कर ली, तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस है। तो अगर मैं अगली शेल लेता, अगर मैं अगली शेल लेता तो रेडियस बदल जाती कि नहीं बदल जाती। तो रेडियस चेंजिंग, सो एरिया चेंजिंग, सो रेजिस्टेंस चेंजिंग, क्योंकि एरिया का फैक्टर होता है रो एल अपॉन एरिया होता है नीचे। तो रेजिस्टेंस चेंज किया तो इंटीग्रेशन होगी। एक बात तो हमें ये समझ में आ गई, अगर इंटीग्रेशन होगी तो अब मैं मेरी लेंथ क्या लूं। मान लीजिए मैंने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो थिकनेस है वो मैंने ये ली हुई है, मान लो। और देखो करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, तो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट की ही तरफ गया। और अभी मैंने आपको बताया लेंथ कौन सी लेनी है जिसमें करंट का फ्लो हो। यहां पे dx लेंथ में फ्लो हुआ, तो यहां पे जो मेरी लेंथ होगी जिसे मैं ये ले रहा हूं, ये लूंगा कि नहीं। मैं आपको और उदाहरण देता हूं, मैं आपको और उदाहरण देता हूं, सुनो मेरी बात प्लीज, एक आखिरी उदाहरण हो रहा है मेरे पास, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। तब तक ये सारा मैं हटा दूं, एक मिनट सुनो मेरी बात। मान लीजिए अब मेरे पास कंसेंट्रिक स्फीयर की बजाय कंसेंट्रिक सिलेंडर होता, ऐसे ऐसे। तो मैं ये कुछ स्मॉल सेगमेंट लेता, मान लो x दूरी पे dx का, क्योंकि मैं यहां पूरा शो नहीं कर सकता dx का, ऐसे लेता। और मैंने मेरी सेल को ऐसे जोड़ा हुआ है, तो करंट का फ्लो इनर सिलेंडर से आउटर सिलेंडर की तरफ ऐसे होगा। अगर मैं ये dx का सेगमेंट देखूं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऐसे होगा। तो यही dx मेरी लेंथ होती कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लेंथ वाला फैक्टर यूज करेंगे। क्वेश्चंस देने से पहले मैंने एप्लीकेशन सिखाना सही समझा। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आसान वाले क्वेश्चन से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कैमरा मैं एक बार बंद कर रहा हूं।
और जरा चेक करना क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले तो एक क्यूबॉइड बना लेंगे इस प्रकार से। ये सेकंड क्वेश्चन है, जैसा भी बन गया आप इसको देख लेना। सेकंड क्वेश्चन है ये, सेकंड। इसकी जो डायमेंशंस है वो कुछ ये वाली है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। मेरे बच्चों एक्स एक्सिस की डायमेंशन ये ले लो, वाई एक्सिस की ये ले लो, जेड एक्सिस की ये ले लो। और करना क्या है आपको, इसकी, या मैं लिखता हूं, या यहां पे लिख लो, इसकी रजिस्टिविटी रो है क्यूबॉइड की। और करना क्या है आपको, फाइंड आर मैक्स बाय आर मैक्स है मैक्सिमम रेजिस्टेंस, आर मिनिमम है मिनिमम रेजिस्टेंस। अभी जितने भी पॉइंट्स बताए हैं इस क्वेश्चन में तो काम नहीं आएंगे, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। टेक एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन, तो अभी तो काम नहीं आएंगे। अभी तो सिंपली कर लो, आर मैक्स और आर मिनिमम का रेशो बताना है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशो। चलो चेक कर लेते हैं, काफी आंसर्स आई है मेरे पास। तो सबसे पहले आर मैक्स, जिसे मैं लिखूंगा रो मैक्स तब होगा जब लेंथ मैक्स लूंगा और एरिया मिनिमम लूंगा। तो मैक्स लेंथ है एक्स और मिनिमम एरिया बनेगा ये। अगर ये बात समझ आ गई हो तो आंसर लिख दो सीधा, ये पहली इक्वेशन बन गई। क्या ऐसे ही आर मिनिमम निकाल लोगे? और क्या ये चीज समझ आई? अगर ऐसा है तो सीधा आंसर लिख देता हूं। क्या ये चीज समझ आई क्या सभी को? तो मैं फटाफट इसे खत्म कर देता हूं। अगर आर मिनिमम देखना चाहो, मैंने लिखना ठीक समझा, रो मिनिमम लेंथ है जेड और मैक्सिमम एरिया होगा एक्स वाई। तो जो ये रेशो बनेगी, एक मिनट, जो ये रेशो बनेगी, बताना कितनी बनी। आई थिंक एक्स स्क्वायर बाय, चेक कर लो इतनी बनी, चेक कर लो। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहना और देखते हैं जरा क्या है। जो उदाहरण मैंने अभी दिए थे वो इसीलिए दिए थे कि एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको दिक्कत ना आए और आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए। चेक कर लेना, इनकी कुछ रेडियस भी है।
एक मिनट, क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लेना। तो रेडियस इनकी जो आपको लेनी है R1 और R2, और जो सेल लगाई हुई है वो मैंने अभी बताया था, ऐसे लगाई हुई है। और क्या है, कंडक्टिंग, पूरा लिख लेना, कंडक्टिंग लिक्विड बिटवीन R1 and R2 of resistivity सॉल्व करना शुरू कर दो, रेजिस्टेंस निकालना है, फाइंड, फटाफट लिखता हूं, सॉल्व करना शुरू कर दो, रेजिस्टेंस ऑफ कंसेंट्रिक शेल एक मिनट का समय है आप लोगों के पास। एक मिनट का समय है। इन टर्म्स ऑफ रो निकालना है बच्चे, रो R1 और R2 की टर्म्स में, रो R1 और R2 की टर्म्स में आपका आंसर आएगा। अभी चेक करते हैं, तब तक आप इसे ट्राई करें। तो मैं जो हमें शेल लेनी है छोटी सी, उसकी बात कर लेता हूं, जब तक आप इसे ट्राई करें। तो ये इस प्रकार से हम शेल लेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से, चेक कर लेना जरा, इस प्रकार से चेक कर लेना, और चलिए सॉल्व करते हैं कुछ। तो ये मैंने ली है x की दूरी पे इतनी, लेट मी राइट हियर, मैंने ली है x की दूरी पे ये वाली, मेरा ये सरफेस हाई पोटेंशियल पे था, ये लो पे था। तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की तरफ ऐसे होगा, ये मेरा करंट का डायरेक्शन होगा, आराम से चेक कर लो। तो मेरी dx हो जाएगी लेंथ, एक बार आराम से चेक कर लो। ये आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो मैं यहाँ पे जो स्मॉल रेजिस्टेंस लिखूंगा, लिखने का तरीका देख लेना, स्मॉल रेजिस्टेंस रो, स्मॉल लेंथ है dx, और एरिया सब जानते हैं 4 पाई एक्स स्क्वायर होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन होगी, और ये लिमिट्स बनेगी R1 से R2। कांस्टेंट को फटाफट बाहर निकाल के दिखा देता हूं, ये हो जाएगा, फटाफट लिखना साथ साथ, क्लियर हुआ, निकाल लोगे आंसर, साथ साथ लिखना, आंसर निकाल लोगे क्या और क्लियर हुआ क्या? क्योंकि एक क्वेश्चन और है इसके बाद, मेरे पास एक क्वेश्चन और है, उसे भी करेंगे। सॉल्व करने पे पता लगा
जरा चेक करने दो, 1/R1 माइनस 1/R2 बनेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो फटाफट एक बार सिलेंडर वाला और देख लेते हैं फटाफट एक बार सिलेंडर वाला और देख लेते हैं। आप एक काम करो, सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, आज का 4th क्वेश्चन, ये मैं लूंगा R1 और ये मैं लूंगा R2। ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पे, ये लेंथ मेरी L है, कंडक्टिंग अगेन लिक्विड बिटवीन R1 एंड R2, जिसकी रजिस्टिविटी अभी बताया मैंने, और इसका रेजिस्टेंस बताना है। कर लो एक बार कोशिश, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ कंसेंट्रिक कर लो एक बार कोशिश, कर लो एक बार कोशिश, कर लो एक बार। तब तक मैं ना इसे सही बना देता हूं ताकि पीडीएफ में ये ठीक से आ जाए। आप करते रहो कोशिश, ये पीडीएफ में सही से आ जाए।